हेलो स्टूडेंट। जब हम लोग जो है एल्किल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड की बात कर रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड, तो कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है जो आपके वीडियो में मतलब वो बता दिया गया है। लेकिन कुछ टॉपिक्स रह गए थे, जैसे उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ में आपको बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इंपॉर्टेंस है क्या, क्यों इस पे हम फोकस कर रहे हैं? यहाँ पे देखिए, ये जो टर्म यूज हो रहा है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, तो यहाँ पे पहली चीज तो हमको ये टर्म समझना है, डी है, ठीक है। डी पहली चीज माइंड में रखिएगा, कहाँ केमिस्ट्री में अगर कहीं पे डी टर्म आ गया, डी टर्म आ गया, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमको काट के निकालना है उसमें से, मतलब उसको रिलीज करना है वहां से, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में से वो पार्ट निकाल देना है। तो पहली चीज, जैसे डी कहीं पे भी है, इसका मतलब है कि हमको जिस टॉपिक की बात करेगा उसे निकालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए क्या है, डी हाइड्रो हो गया, इसका मतलब हाइड्रोजन हो गया। हेलो मतलब हैलाइड हो गया, हैलोजिनेशन। अब यहाँ पे डी टर्म हो गया, डी हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और हेलो मतलब यक्स। मतलब ये है कि कोई भी कंपाउंड है जिसमें अगर हेलोजन है तो उसमें से हमको एच एक्स माइनस करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो ये जो डी टर्म होता है इसका मतलब ही होता है कि रिलीज करना, काट के निकाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब है कि माइनस हमको एच एक्स निकालना है, ठीक है। इसी तरह से जैसे डी अगर टर्म की बात करें तो हमारा एक कंडीशन आता है डी कार्बोक्सिलेशन। अगर डी कार्बोक्सिलेशन की बात करें तो कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब क्या है, यहां से डी कार्बोक्सिलेशन की बात आएगी तो CO2 काट के निकालना पड़ेगा उस मॉलिक्यूल में से। डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया हाइड्रेशन मतलब वाटर, इसका मतलब है कि हमको वाटर मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब हो गया कि हमको हाइड्रोजन क्रॉस काट के निकालना है, इसका मतलब है कि H2 क्रॉस करके निकालना पड़ेगा। डिहाइलोजिनेशन का मतलब हो गया कि यहाँ पे क्या हो गया, डी हाइलोजिनेशन का मतलब हेलो क्रॉस करके निकालना पड़ेगा, यक्स हाइलोजन निकालना पड़ेगा, ठीक है, सिंपली। तो कहने का सेंस ये है कि अगर डी टर्म आ गया कहीं पे, ये जो डी टर्म आ रहा है, अगर कहीं पे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी टर्म यूज हुआ, इसका मतलब है कि उसके आगे जो भी टॉपिक लिखा रहेगा उसको हमको क्रॉस करके निकालना है। जैसे डी है, डी हाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब हाइड्रोहैलोजिनेशन, ये डी कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 ग्रुप निकालना है, डिहाइड्रेशन मतलब H2O निकालना है, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन निकालना है, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन क्रॉस आउट करके निकालना है, X2। तो ये हमारा जो है माइंड में ये रखिएगा, जब भी केमिस्ट्री की बात आए, अगर डी टर्म आया कहीं पे तो उसमें से हमको वो मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल में से वो पार्ट हमको काट के निकाल देना है, ठीक है। तो ये तो एक जनरलाइजेशन हुआ कि पर्टिकुलर हम डी टर्म आता है तो उसको हम कैसे प्रेफरेंस देते हैं, कैसे प्रोसेस कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोगों को इतना पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है, ये हम लोग बाद में स्टडी करते रहेंगे चैप्टर वाइज। हमको फोकस करना है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन पे। तो अगर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन की बात करते हैं तो ये दो केस होता है। अगर मान लीजिए हम एक कर सकते हैं कि सिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड लेते हैं, तब सिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड इन द सेंस टर्मिनल एल्किल हैलाइड लेते हैं। तो टर्मिनल का मतलब यहाँ पे गया CH3 CH2 Br, मान लीजिए यहाँ पे Br ले लीजिए। अब इसका रिएक्शन हम लेते हैं एल्कोहलिक KOH ले लेते हैं, एक केस हो गया। और दूसरा केस है कि इसी को हम ले लेते हैं एक्वस KOH। तो एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH में अंतर है बस इतना है कि जैसे एल्कोहलिक KOH का मतलब हो गया कि ये जो KOH है, KOH के साथ हम C2H5OH ले रहे हैं, मतलब KOH तो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है ही, साथ में हम जो है ये जो एथिल अल्कोहल ले रहे हैं जो कि वो बेसिक नेचर है। तो एज ए होल इनका जो बेसिक नेचर बहुत हाई है,
यहाँ पे हमारा एक्वस KOH है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं KOH में वाटर है तो ऑटोमेटिक इसकी बेसिसिटी लो हो जाएगी। तो दोनों के केस में आपका रिएक्शन अलग अलग होता है। ध्यान में रखना है कि दोनों के केस में रिएक्शन का वे होता है वो अलग अलग होता है। होता क्या है कि अगर हमारा एक्वस KOH है, तो सिंपली जो रिएक्शन होगा वो हमारा होगा CH3 CH2 Br और प्लस यहाँ पे हमारा हो जाएगा KOH सिंपली रिएक्शन करेगा और यहाँ से KBr निकल जाएगा, और फाइनली बन जाएगा हमारा CH3 CH2OH। ये कौन सा रिएक्शन है आपका? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम लोग देख रहे थे, SN2 रिएक्शन जो है इस तरह से हो रहा होगा। कब? जब ये हमारा एक्वस KOH होगा तब। अगर एक्वस KOH है तो सिंपली हमारा जो SN2 रिएक्शन होगा KBr निकल जाएगा, OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, हमारा ये मॉलिक्यूल्स बनेगा। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन, तो डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमका जो हमारा जो मीडियम होना चाहिए वो एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक KOH होना चाहिए। तो एल्कोहलिक KOH का मतलब है कि अब हम यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए? अब एक्वस का ठीक है, एक्वस में हमारा KOH निकलेगा, ध्यान में रखिएगा। एक्वस के केस में OH ग्रुप अटैच्ड होता है, एक्वस केस में OH ग्रुप अटैच होगा। लेकिन अगर हमारा एल्कोहलिक KOH हो गया तब हमारा डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा, और जब डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा तब क्या होगा? देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा, हाइलोजन निकलेगा। तो यहाँ पे देखो क्या, अगर हम इस मॉलिक्यूल को हम इस तरह से लिखें CH2H और यहाँ से हमारा CH2Br ये कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारा एल्कोहलिक KOH है, ये ले लेते हैं। तो होगा क्या? देखिए यहाँ से H, यहाँ से Br, दोनों ये जो है ब्रोमीन क्या करेगा, अपने एडजेसेंट पोजीशन से हाइड्रोजन लेके रिलीज कर जाएगा। तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, इसकी एक वैलेंस फ्री, इसकी एक वैलेंस फ्री, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा। तो आपका क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ से निकल जाएगा HBr। और हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? देखिए हाइड्रो हेलो, है ना? तो HBr हमारा निकल गया, हमारा एल्कीन बन गया। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एल्किल हैलाइड है उसका डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन कराएंगे तो हमेशा एल्कीन बनाएगा, ठीक है, ये एल्कीन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, ये तो हमारा केस था टर्मिनल का, कि अगर टर्मिनल हमारा ब्रोमीन है और टर्मिनल ब्रोमीन हो जाए या टर्मिनल हाइड्रोजन हो जाए या सिमेट्रिकल एल्कीन हो, सिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड, जैसे हमारा एल्किल हैलाइड हो गया। अब जैसे टर्मिनल की बात करें, अगर हम ये ले लें CH3 CH2Cl ये ले लेते हैं, यहाँ पे हम एल्कोहलिक KOH ले लेते हैं, एल्कोहलिक KOH। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिंपली यहाँ ये क्लोरीन इस पोजीशन पे है, ये यहाँ से हाइड्रोजन लेके रिलीज करेगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3C। अब देखो यहाँ अगर हम इसको इस तरह से ना लिखें, हम इसको इस तरह से लिखें CH3CH, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे CH2HCl, ये तो यहाँ से HCl निकल जाएगा और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा Cl डबल बॉन्ड CH2 प्लस CHCl, ये बन जाएगा। तो ये केस अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? टर्मिनल की बात कर रहे हैं, मतलब टर्मिनल इन द सेंस हाइड्रोजन हमारा एकदम लास्ट पे हो, टर्मिनल पोजीशन पे हो, अंत पोजीशन पे हो, तब हमारा ये प्रोडक्ट जो है लास्ट में अपने एडजेसेंट पोजीशन से हाइड्रोजन लेकर रिलीज करेगा और हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज करिए कि जो कंडीशन है, अगर हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन हो, मतलब एल्कीन का मतलब है कि वो बीच में आ जाए हाइड्रोजन, एल्किल हैलाइड का मतलब है कि बीच में हाइड्रोजन आए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सपोज करिए CH3 ले लेते हैं, यहाँ पे CH लेते हैं, यहाँ पे CH3 ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पे Br ले लेते हैं, क्या Br, और यहाँ पे हमारा CH3 है और यहाँ पे हम एल्कोहलिक KOH ले लेते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेगा? अपने एडजेसेंट पोजीशन से हाइड्रोजन लेके निकलेगा। तो ये ब्रोमीन है, यहाँ से हाइड्रोजन लेके निकल सकता है, ये ब्रोमीन है, यहाँ से हाइड्रोजन लेके निकल सकता है, दोनों में से किसी पोजीशन में निकलेगा, दोनों चीजें सेम है। तो आप किसी भी पोजीशन से हाइड्रोजन लेके निकाल देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? ये टर्मिनल नहीं है, ये मिड में है, लेकिन इधर और इधर दोनों तरफ जो ग्रुप सेम है, इसलिए हम इसे बोलते हैं क्या? सिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। और सिमेट्रिकल के केस में आप किसी भी तरफ से हाइड्रोजन लेके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है सिंपली HBr निकल जाएगा, डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो एक केस हुआ। दूसरा केस हम और भी ले लेते हैं।
हम ये ले लेते हैं, जैसे ये CH3 हो गया, CH2 हो गया, यहाँ पे CH Br कर देते हैं, यहाँ पे CH2 कर देते हैं, यहाँ पे CH3 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी एक ग्रुप सेम है, यहाँ पे भी एक ग्रुप सेम है। अब इसका एल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन करा दें, एल्कोहलिक की वजह से, तो ये भी हमारा क्या है, सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ ग्रुप सेम है, तो ये भी हमारा सिमेट्रिकल हो गया। तो ये ब्रोमीन क्या करेगा, चाहे यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, चाहे यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, किसी भी पोजीशन से ले लेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज करिए हम यहाँ से निकाल देते हैं, ये ब्रोमीन यहाँ से हाइड्रोजन लेके निकलेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। तो ये केस तो ये हो गया कि टर्मिनल जब रहेगा तब क्या होगा, और अगर इन मिडिल हो जाए, मतलब सिमेट्रिकल एल्कीन हो जाए, तब के केस में होगा, मतलब डबल बॉन्ड हम किसी भी तरफ जोड़ दें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट हमारा एक ही सेम बनेगा। ठीक है, जैसे सेम बनने का मतलब है कि इस केस में ये हमारा पहला केस यहाँ से हाइड्रोजन लेके जा रहा है, ये हमारा हो गया। जब यहाँ से हाइड्रोजन लेके गया तो ये हो गया। अब अगर सपोज करिए ये जो है यहाँ से हाइड्रोजन लेके निकले, मान लीजिए बी प्रोडक्ट लेते हैं, जब यहाँ से हाइड्रोजन लेके निकलेगा तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब देखिए ये हमारा बी वाला प्रोडक्ट होगा। अब इस प्रोडक्ट में देखिए क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। यहाँ पे देखिए जस्ट इसी मॉलिक्यूल को पलट दीजिए आप, इस मॉलिक्यूल को पलटेंगे तो यही आएगा, तो इसका मतलब ये दोनों प्रोडक्ट सेम है। इसका मतलब है कि ये जो ब्रोमीन है चाहे इससे लेके जाए चाहे इससे ले जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों प्रोडक्ट सेम बनेंगे। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट सेम बनेंगे। अब अगर मान लीजिए सपोज करिए हम ऐसा एल्किल हैलाइड ले लेते हैं जो टर्मिनल ना होते हुए भी एसिमेट्रिकल हो जाए, एसिमेट्रिकल इन द सेंस जहां ब्रोमीन जुड़ा है उसके दोनों तरफ एल्किल ग्रुप डिफरेंट हो जाए, तब के केस में क्या करेंगे हम, जैसे सपोज करिए मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं CH3 CH2 CH, यहाँ Br ले लेते हैं, यहाँ पे CH3 ले लेते हैं। अब हम इसका एल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन करा देते हैं। ये अब देखिए यहाँ पे हमारा ये ग्रुप जुड़ा है, इस ग्रुप से इधर हमारा CH3 ग्रुप है, यहाँ पे C2H5 ग्रुप है, तो दोनों तरफ जो है ग्रुप अलग अलग हो गए। अलग अलग होने का मतलब हमारा हो गया एसिमेट्रिकल हो गया। एसिमेट्रिकल का मतलब है कि अभी यहाँ पे कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है जिसे हम इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ये इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड हो सकता है। अभी हमारा एसिमेट्रिकल हो गया क्योंकि इसके दोनों तरफ ग्रुप अलग अलग है। और जब एसिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड हो जाता है, जब एसिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड हो जाता है और डीहाइड्रोजनेशन करते हैं, तब ये जो डीहाइड्रोजनेशन होता है वो एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग होता है, जिसे हम बोलते हैं सेडजेफ रूल। सेडजेफ्स रूल ये आपको बहुत मैक्सिमम टाइम पूछता है। ये इंटर में तो एटलीस्ट बहुत मतलब आना ही आना है। इंटर अगर 12th की बात करें हम तो उसमें आना ही आना है कि व्हाट इज द सेडजेफ रूल क्या है। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कि अब जैसे रिएक्टेंट पूछ देगा, यहाँ पे लिखेगा, पूछ देगा कि व्हिच प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल। ठीक है, या थियोरेटिकल में आ जाएगा कि व्हाट इज द सेडजेफ रूल। अब स्टेटमेंट आपको 4 दे देगा, उसमें से आपको फाइंड आउट करना होता है। तो अब यहाँ पे हमको सेडजेफ रूल की अगर हम बात करें तो सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग बोलता है क्या, अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन एसिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड goes to dehydrohalogenation, then alkene form which is most stable, मतलब वो एल्किन फॉर्म करेगा जो सबसे मोस्ट स्टेबल होगा। मतलब मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा बोलता है मेजर प्रोडक्ट बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा कैसे है कि मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, इसका मतलब मोस्ट स्टेबल एल्किन का मतलब क्या होगा, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड
सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होगा कि जिस डबल बॉन्ड पे मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन हो, मैक्सिमम साइड चेन जुड़े हो, वो हमारा जो है सबसे अधिक स्टेबल होगा, मतलब वो हमारा कंपाउंड फॉर्म में करेगा। या और हैलोजन ग्रुप टेक हाइड्रोजन at that carbon which have lower number of hydrogen, lower number of hydrogen। कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे दो सीक्वेंस है जब रूल के केस में, कि जब हम डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन कराते हैं तो जो एल्किन फॉर्म करेगा, जब हमारा एसिमेट्रिकल एल्किन होता है तब, एल्किल हैलाइड होता है तब, जब एसिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड होगा तो हमारा क्या होगा, सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग कि जो एल्किन फॉर्म करेगा वो हमारा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्किन होना चाहिए, जो सबसे अधिक स्टेबल हो। पहला केस ये है। दूसरा केस ये कहता है कि अगर ब्रोमीन, इसको दूसरे फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो उस पॉइंट से हाइड्रोजन लेके रिलीज करेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इस पर्टिकुलर कंपाउंड की देखें, इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एसिमेट्रिकल है, यहाँ पे हमारा CH3 ग्रुप है, यहाँ पे ये है। अब ये जो ब्रोमीन है इस पोजीशन पे जुड़ा है। अब ये ब्रोमीन अपने एडजेसेंट पोजीशन से हाइड्रोजन लेके निकलेगा, तो जब यहाँ से लेके निकलेगा तो यहाँ पे देखिए 3 हाइड्रोजन है, यहाँ से जब जाएगा तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। अकॉर्डिंग टू सर्जेफ रूल वो क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू सर्जेफ रूल वो उस पर्टिकुलर कार्बन से हाइड्रोजन लेके रिलीज करेगा जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे 2 है, और इस पोजीशन पे कहीं जुड़ा नहीं है तो इससे रिलीज नहीं करेगा। जिस पोजीशन पे जुड़े रहता है उससे रिएक्शन नहीं करेगा, वो अपने एडजेसेंट से करता है। तो यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। इसका मतलब है कि ब्रोमीन यहाँ से हाइड्रोजन लेके निकलेगा, और जब यहाँ से हाइड्रोजन लेके निकलेगा तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3 बन जाएगा, और यहाँ से HBr निकल जाएगा। अब एक तो एक केस हुआ। दूसरा केस है कि सपोज करिए ये ब्रोमीन यहाँ से ना लेके यहाँ से लेके निकलेगा। अगर यहाँ से लेके निकलेगा तब प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा। तो ये दोनों केस जो होते हैं, अगर हम इसको परसेंटेज में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 80% बनता है, ये हमारा जो है 20% बनता है, ये हमारा 20% बनता है। तो अब ये 80% बनता है, 20% बनता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन गया, ये मेजर प्रोडक्ट बन गया, ये हमारा माइनर बन गया, माइनर। तो अब देखिए मेजर और माइनर का मतलब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या करा, व्हेन एसिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड गोज टू डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन देन एल्किन फॉर्म व्हिच इज द मोस्ट स्टेबल इन द सेंस मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड। अब इसमें आपको ये देखना है कि इन दोनों एल्किन में से मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्किन कौन सा है। क्या ये जो 80% लिखे हैं क्या यही है, क्या ये 20% है लेस सब्स्टिट्यूटेड है। हम लोग इसको करके देख लेते हैं। अब इसको जब देखेंगे, सर्जेफ रूल क्लियर है, सर्जेफ रूल क्लियर है। अभी हम इसको जो है और एग्जांपल के थ्रू बता देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हमारा ये जो दोनों प्रोडक्ट बना, ये जो दोनों प्रोडक्ट बना, हम इसकी बात करते हैं। जो हमारा सबसे लोवेस्ट एल्किन है क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा सबसे लोवेस्ट एल्किन है। तो अगर हम इस कंपाउंड की बात करते हैं तो इस कंपाउंड की बात करेंगे तो देखो पहले CH डबल बॉन्ड CH है, देखो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH है, CH डबल बॉन्ड CH है। तो हुआ क्या, यहाँ पे देखो ये जो CH2 है, अगर पहले हम इसको ऐसे लिख देते हैं CH2 CH2। अब हमने क्या किया, इस H को हटा के, इस H को हटा के, एक H को हटा के यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, और फिर यहाँ से एक H को हटा के यहाँ पे हमने CH3 ग्रुप जोड़ दिया। तो अगर हम इससे कंपैरिजन किए करें तो यहाँ पे देखो एक सब्स्टिट्यूशन हो गया, यहाँ पे दूसरा सब्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब है कि इस पार्ट पे कितने सब्स्टिट्यूशन है, दो सब्स्टिट्यूट है ना, 2 सब्स्टिट्यूट। लेकिन इसमें देखो अगर हम इसकी बात करते हैं, जब हम इसकी बात करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लो। अब देखो यहाँ पे तो CH2 है, यहाँ पे हमारा CH2 है, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। CH2 लास्ट में टर्मिनल है, CH2 यहाँ पे है। लेकिन यहां से हमने क्या किया है, देखो यहां से एक हाइड्रोजन हमने रिलीज किया है और हमने क्या ग्रुप जोड़ दिया है, ये वाला। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 CH3। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक सब्स्टिट्यूशन है।
यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन है तो यहाँ पे वन सब्स्टिट्यूट हो गया, तो वन सब्स्टिट्यूट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू हमारा सेल्सियस रूल क्या करता है कि जो एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूट होगा वो हमारा अधिक स्टेबल होगा। इसका मतलब इसकी रेफरेंस में ये हमारा अधिक स्टेबल होगा, और अधिक स्टेबल का मतलब है कि वो अधिक बनेगा। ठीक है, तो ये जो होता है डिहाइड्रोजनेशन, अगर एसिमेट्रिकल है तो वो हमारा जो सबसे मोस्ट स्टेबल होगा, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाएगा, या जो हाइड्रोजन होगा उस कार्बन से हाइड्रोजन लेके निकलेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से हाइड्रोजन लेके रिलीज करेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएगा, और यहाँ से जब हाइड्रोजन लेके निकलेगा तो यहाँ प्रोडक्ट बनाएगा, तो बाइनर होगा। ये 20% बनता है, लेकिन ये हमारा 40% बनता है। तो ये हमारा डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन का केस हुआ। अब यहाँ पे अगर हम डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन की केस करते हैं तो इसमें अगर जैसे हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की हम बात करते हैं, तो जैसे यहाँ पे हमारा ले लेते हैं CH3 CH2, ये सॉरी CH2 ये Br ले लेते हैं, एक केस ये है। दूसरा केस हम ले लेते हैं CH3 CH, यहाँ पे CH3 लेते हैं, यहाँ पे Br हो जाएगा। ठीक है, तीसरा केस क्या होगा? तीसरा केस हम ले लेते हैं टर्शियरी का, CH3 CH3 CH3, और यहाँ पे हमारा Br हो जाएगा। ये केस ले लेते हैं। तो अगर हम इसमें डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन का केस देखते हैं, तो डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन का जो केस होता है, ये हमारा 3 डिग्री है, ये हमारा 2 डिग्री है, ये हमारा 1 डिग्री है। तो ये जो एज ऑफ डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा? 3 डिग्री सबसे हाई होगा, 2 डिग्री उससे कम होगा, 1 डिग्री सबसे कम होगा। तो कभी कभी ये ऑर्डर भी पूछता है कि आपको इस तरह से दे देगा, पूछ देगा कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन। तो इसके केस में हमको ये माइंड में रखना है कि 3 डिग्री हमसे हमारा सबसे तेज करेगा, 2 डिग्री उससे कम करेगा, और 1 डिग्री सबसे कम करेगा। तो ये तो हमारा ये मेमोराइज करने की केस होगा कि हम याद कर लें। लेकिन अगर इसको हम कॉन्सेप्चुअली समझें तो देखो होगा क्या। होता यह है कि अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें, तो होता क्या कि मान लो जैसे CH3 CH2 Br है, और इसका हम जो है के वजह से रिएक्शन करा रहे हैं, किससे? एल्कोहलिक से। तो सिंपली हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जा रहा है, और यहाँ पे हमारा HBr निकल जाता है। ये हमारा सिंपल रिएक्शन है। लेकिन अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें, ये मैकेनिज्म समझना बहुत ईजी है, समझना जरूरी है। कैसे जरूरी है? पहले क्या करेगा, ये ब्रोमीन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो क्या करेगा, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है, ठीक है, और यहाँ पे Br है। अब यहाँ पे होगा क्या कि ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके रिलीज करेगा। जब ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके रिलीज करेगा तो हमारा प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा। ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके रिलीज करेगा तो यहाँ पे बन जाएगा CH2, इसको हम सिंपली ऐसे लिखते हैं CH2 प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ Br माइनस निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे CH2H कर देते हैं। ये जो CH3 है, CH3 को हम CH2H कर देते हैं, और यहाँ पे हम CH2 प्लस कर देते हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ देखो ये क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये जो बेस होता है, बेस का नेचर क्या होता है, ये बेस जो होता है एल्कोहलिक KOH है। एल्कोहलिक KOH का मतलब बेसिक मिलियम है, बेसिक का मिलियम का मतलब OH माइनस है। अब OH माइनस क्या करेगा, इसको एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, तो ये क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को लेगा। जब H प्लस को लेगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, H हमारा यहाँ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा, तो ये प्लस न्यूट्रलाइज कर जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से ये H2 निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, आपका यहाँ पे एल्कीन बन गया। अब ये जो Br माइनस है, यहाँ से OH माइनस अगर यूज करते हो तो कहीं ना कहीं हमारा K प्लस रहेगा, और ये जो K प्लस होगा Br माइनस KBr बना लेगा, ठीक है। तो जब KBr बनेगा, देखो ध्यान से, KBr जब बनेगा तो वाटर भी है, ये हमारा सॉल्ट है, ये आयनिक कंपाउंड्स है, तो ये वाटर से रिएक्शन करके अगेन KOH प्लस HBr बना लेगा। तो इसे जो लास्ट में प्रोडक्ट दिखा रहा है HBr, वो ऐसे रिएक्शन करता है, ठीक है। तो ये हमारा एक मैकेनिज्म का भी हुआ। तो अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ तीनों में देखो ब्रोमीन निकलना कहाँ से आसान है। अगर हम इन सब की बात करते हैं तो ब्रोमीन निकलना कहाँ से आसान होगा, यहाँ से ब्रोमीन इजीली निकलेगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा तो यहाँ पे हमारा 3 डिग्री कार्बन बनाएगा, ये जो है CH3 और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज द मोस्ट स्टेबल। इसका मतलब है कि इसके रिएक्शन करने की रेट सबसे हाई होगी, इसीलिए यहाँ पे 3 डिग्री हाई, 2 डिग्री 1 डिग्री। तो ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, आप हर चीज को याद नहीं कर सकते।
क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना ब्रॉड वे है कि अगर आप याद करते रहेंगे तो पगला जाएंगे। तो इसीलिए जो है चीजों को समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए कि उसके पीछे रीजन क्या है। अगर ये सब चीजें आपको याद नहीं है, अगर एग्जाम में पूछ दिया, तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है कि पहले कार्बोकैटायन बनेगा तो जो स्टेबल होगा वो हमारा इजीली बनेगा, तो ये टर्शियरी 3 डिग्री बनेगा, 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल है, इसका मतलब ये जल्दी रिएक्शन करेगा, इसका मतलब 3 डिग्री सबसे हाई होगा, 2 डिग्री 1 डिग्री। 2 डिग्री थोड़ा सा कम करेगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाले 2 ही हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला 3 है। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इजीली ब्रोमीन लेके निकलेगा, यहाँ पे 2 ही देने वाले हैं तो कम निकलेगा, यहाँ पे 1 ही देने वाला है तो यहाँ पे और कम निकलेगा। इसका मतलब है कि जो एज होगा, जो रिएक्शन करने की रेट होगी वो सबसे हाई 3 डिग्री का होगा, फिर 2 डिग्री का होगा, फिर 1 डिग्री का। ये तो केस होगा वो एल्किल हैलाइड का 3 डिग्री 1 डिग्री। लेकिन अगर हम हैलाइड्स की बात करें, हैलाइड्स का मतलब ये है कि अगर हम ये ले लेते हैं RI मतलब एल्किल आयोडाइड, फिर RBr और RCl और यहाँ पे RF ले लेते हैं, ये चारों ले लेते हैं। तो इसके केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो आयोडीन है, आयोडीन की साइज बहुत बड़ी है। अगर हम इसको इस तरह से दिखा दें CH3I, सॉरी CH3, इसको ले लेते हैं हम लोग CH3 CH2I, ये ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3 CH2Br। तो हम ये दोनों में देख लेते हैं, यहाँ पे आयोडीन की साइज बहुत बड़ी है, आयोडीन की साइज इसके रेफरेंस में बहुत बड़ी है। तो जब आयोडीन की साइज बड़ी होगी तो ये बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा, जब ये बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो इसका मतलब इस बॉन्ड के ब्रेक करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। यहाँ पे ब्रोमीन की साइज आयोडीन की तुलना में छोटी होगी तो मतलब बॉन्ड लेंथ भी छोटा होगा। देखो जितना ज्यादा बड़ा होगा, बड़ी लकड़ी इजीली टूटता है, छोटी लकड़ी इजीली नहीं टूटेगा ना। अगर लकड़ी की बात करें, हम सिंपली स्टिक की बात करें, तो बड़ी जो स्टिक होगी तुरंत टूट जाएगी और छोटी स्टिक में जोर लगता है, काफी मेहनत लगेगा। तो यहाँ पे देखो आयोडीन बड़ा है, आयोडीन बड़ा होने का मतलब है कि ये बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, और जब बड़ा होगा तो इसके टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसका मतलब है कि ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, आयोडीन वाला सबसे तेज रिएक्शन करेगा, फिर ब्रोमीन वाला करेगा, फिर क्लोरीन वाला करेगा, क्लोरीन सबसे कम करेगा। ठीक है, तो ये आपको ऑर्डर याद रखना इन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ऑर्डर जो है कंपटीशन में आपको पूछता है कि क्या इसका रिएक्शन रेट होता है। तो जब हम अगर हम समराइज करते हैं तो मतलब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का केस ये होता है कि हम लोग जो है हाइड्रोजन हैलाइड निकालेंगे। अगर हमारा सिमेट्रिकल होगा तो कहीं से निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एसिमेट्रिकल है तो हम सेडजेफ रूल फॉलो करेंगे। सेडजेफ रूल क्या कहता है कि जो हैलोजन होगा उस कार्बन से हाइड्रोजन लेके निकलेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होता है, और वहां पे एल्कीन डबल बॉन्ड बनाएगा जिसपे सब्स्टिट्यूशन मैक्सिमम मिले। तो हमारा सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग हो गया। और अगर एज की बात करें तो 3 डिग्री सबसे हाई होता है, 2 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री होता है। अगर हैलाइड की बात करें तो आयोडीन वाला इजीली निकलेगा, ब्रोमीन उससे कम निकलेगा, क्लोरीन वाला उससे कम निकलेगा, फ्लोरीन सबसे कम निकलेगा। ये रिएक्शन रेट हो गया। अब कंडीशन एक आती है कि समझना, मतलब ये भी देखिए हम जो भी पॉइंट बताएंगे बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। ये तीनों का तो ठीक है, अगर हम बात करते हैं इन तीनों का ठीक है। ये जो है सिंपली जो है सेडजेफ रूल को फॉलो करते हुए करते हैं कि मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा और उसके अकॉर्डिंग 80% 20% बनेगा। लेकिन अगर फ्लोराइड्स है तो फ्लोराइड्स में स्टेबिलिटी मायने नहीं रखता, ध्यान में रखिएगा। फ्लोराइड्स में स्टेबिलिटी मायने नहीं रखेगा, फ्लोराइड्स में एसिडिक हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये ले लेते हैं, देखिए जो क्वेश्चंस आते हैं आपके कंपटीशन में वो स्पेशली क्या होते हैं, जो एक्सेप्शनल केस होता है उस वहां से क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम फ्लोराइड की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए CH3 हो गया, यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ पे CH हो गया, यहाँ फ्लोरीन हो गया, और यहाँ पे हमारा CH3 हो गया, ये केस है। और दूसरा केस हम ब्रोमाइड का ले लेते हैं, सपोज CH3 CH2, यहाँ पे CH है, यहाँ पे Br है, और यहाँ पे CH3 है। तो इसके केस में, ब्रोमीन के केस में, आयोडीन के केस में, क्लोरीन के केस में हमारा सेडजेफ रूल फॉलो करेगा। और सेडजेफ रूल कहता है कि वहां से हाइड्रोजन लेके निकलेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ से हाइड्रोजन लेके निकलेगा, तो ये 80% बनाएगा और ये 20% बनाता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये हमारा 80% बनाता है। और यहाँ से जब हाइड्रोजन लेके निकलेगा तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये CH2,
ये हमारा जो है ये हमारा 20% बनता है, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फ्लोरीन के केस में प्रॉब्लम अलग है। फ्लोरीन का जो सीक्वेंस होता है, फ्लोरीन का जो सीक्वेंस होता है वो अलग है। क्या है, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड है, दिस वन इज द मोर स्टेबल। यहाँ पे स्टेबिलिटी फैक्टर है। यहाँ पे क्या है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, स्टेबिलिटी फैक्टर, स्टेबिलिटी फैक्टर है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसके केस में हमारा होगा एसिडिक हाइड्रोजन फैक्टर होगा। अब एसिडिक हाइड्रोजन फैक्टर होगा तो देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके पास दो हाइड्रोजन, दो तरफ से हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। ठीक है, मतलब ये जो फ्लोरीन होगा वो कहाँ से हाइड्रोजन ले सकता है, वो यहाँ से ले सकता है, यहाँ से ले सकता है। अब यहाँ से ले सकता है, यहाँ से ले सकता है, तो अब जिसकी हाइड्रोजन की एसिडिटी हाई होगी वहां से फ्लोरीन हाइड्रोजन लेके निकलेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो यहाँ पे पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे CH2 है, इस CH2 को इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, इस CH2 को ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो जब ये CH3 इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसकी जो एसिडिटी होगी, ध्यान से देखिएगा, ये CH2 से अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता, हाइड्रोजन लेता है, अगर इस CH2 से फ्लोरीन हाइड्रोजन लेगा तो ये जो होगा CH3 इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो हाइड्रोजन की जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन इजीली नहीं निकलेगा, मतलब इसकी जो एसिडिटी होगी वो लेस एसिडिक होगा, लेस एसिडिक। क्यों होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, ये लेस एसिडिक हो जाएगा। लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं है, यहाँ पे इस कार्बन को, इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने वाला इधर से कोई नहीं है। इसका मतलब है कि इसकी जो एसिडिटी होगी इसके रिफरेंस में स्लाइट हाई होगा, हाई एसिडिटी। और स्लाइट हाई एसिडिटी होगा तो फ्लोरीन के केस में एसिडिटी इंपॉर्टेंट होती है। जहां पे एसिडिक हाइड्रोजन अधिक होगा वहां से हाइड्रोजन लेके निकलेगा, मतलब ये जो फ्लोरीन होगा यहां से हाइड्रोजन लेके निकलेगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और अगर यहां से हाइड्रोजन लेके निकलेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। लेकिन इसके केस में हमारा ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये हमारा माइनर बन जाएगा। फ्लोरीन के केस में ये उल्टा होता है, फ्लोरीन के केस में उल्टा होता है क्योंकि दोनों का फैक्टर अलग है। फ्लोरीन के केस में हमारा एसिडिक फैक्टर अप्लाई होता है और ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन के केस में स्टेबिलिटी फैक्टर अप्लाई होता है। तो जब स्टेबिलिटी फैक्टर बनेगा तभी हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, जब हमारा एसिडिक फैक्टर बनेगा फ्लोरीन के केस में तब हमारा प्रोडक्ट ये बनता है। तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिहाइड्रोहाइड्रोजिनेशन। क्लियर है, तो ये आई थिंक जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ चीजें नहीं समझ में आती है, आप पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं वीडियो, अगर कुछ क्लैश कर रहा है, नई चीजें समझ में आपके माइंड में नहीं है, मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके। अब ये तो हमारा हो गया डिहाइड्रोहाइड्रोजिनेशन का केस। सेडजेफ रूल, ये जो सेडजेफ रूल होता है सेम एप्लीकेशन होता है एल्कोहल के केस में, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। मैं थोड़ा सा उस पर डिस्कस करूंगा क्योंकि जो देखो केमिस्ट्री ऐसा है कि सब एक दूसरे से एफिलिएटेड है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एल्कोहल की, तो यहाँ पे अगर हम एसिमेट्रिकल एल्कोहल ले लेते हैं CH3 CH2 CH OH, यहाँ पे OH ले लेते हैं और यहाँ पे CH3 ले लेते हैं और यहाँ पे हम कंसंट्रेट H2SO4 ले लेते हैं, और टेम्परेचर हमारा 160 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं, 160 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब भी कंसंट्रेट H2SO4 के साथ टेम्परेचर 160-170 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं तो हम वाटर निकाल देते हैं। वाटर निकालेंगे तो OH, ये जो OH ग्रुप होगा हाइड्रोजन लेके निकल जाएगा। इसका मतलब होता है यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है, डिहाइड्रेशन, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। तो ये भी हमारा किस रूल के अकॉर्डिंग है, सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग, सेडजेफ रूल इसके अकॉर्डिंग होता है। तो सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे कि वो जो OH ग्रुप होगा उस पॉइंट से हाइड्रोजन लेके रिलीज करेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो अगर इस OH की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कम है, अगर हम इस OH की बात करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है,
यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, तो ये जो OH होगा यहाँ से हाइड्रोजन लेके निकलेगा, ना कि यहाँ से निकलेगा, यहाँ से भी, लेकिन परसेंटेज आपका यहाँ से अधिक होगा, तो ये OH यहाँ से लेके अधिक निकलेगा। तो यहाँ से जब निकलेगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और यहाँ पे आपका बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। मतलब इसको हम अगर यहाँ से लिख दें फिर से, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3, ये तो ये हमारा जो है 80% बनेगा सेम कंडीशन, यहाँ पे 40% बनेगा सेम, 20% सेम कंडीशन 20%। तो ये जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होता है वो एग्जैक्टली सर्जेफुल के अकॉर्डिंग होता है जो एल्किल हैलाइड। इसका मतलब है कि अगर हम एसिमेट्रिकल एल्कोहल ले लेते हैं या एल्किल हैलाइड लेते हैं एसिमेट्रिकल, तो वो हमेशा सर्जेफुल के अकॉर्डिंग उसका रिएक्शन हो रहा होगा। डिहाइड्रेशन हमारा सर्जेफुल के अकॉर्डिंग होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी हमारा सर्जेफुल के अकॉर्डिंग होगा, मींस डबल बॉन्ड वहां पे बनेगा जहां पे सब्स्टिट्यूशन अधिक होगा, या हेलोजन या OH ग्रुप उस पॉइंट से हाइड्रोजन लेके रिलीज करेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा। तो ये हमारा जो था एक डिहाइड्रेशन का केस। हालांकि अल्कोहल जब पढ़ेंगे तो वहां पे फिर से चीजें आएंगी, लेकिन दोनों चीजें सेम है, दोनों सर्जेफुल के अकॉर्डिंग फॉलो करता है, इसलिए हमने यहाँ पे बताया आपको। ठीक है, तो ये प्रोसेस है इसकी। ये तो हमारा हो गया डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की बात। तो ये जो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है वो आपको एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, 12th में तो पूछेगा ही पूछेगा, व्हाट इज द सर्जेफुल और एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो आपको ये जो है पूरा बताना होता है। इसके बाद हमारा जो रिएक्शन होगा, अगर हम फर्दर की बात करें तो रिएक्शन विथ मेटल। अगर हम रिएक्शन विथ मेटल की बात करें, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल की बात करते हैं तो पहला इसमें जो रिएक्शन है विथ मैग्नीशियम, विथ मैग्नीशियम। तो अगर मैग्नीशियम से बात करते हैं, अगर मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हैं तो देखिए क्या बनेगा। यहाँ पे अगर हम RCl लेते हैं और सिंपली मैग्नीशियम से रिएक्शन करा दें, तो ये याद रखिएगा मैग्नीशियम इंसर्ट करता है। जब भी मैग्नीशियम का एल्किल हैलाइड या एरियल हैलाइड से रिएक्शन करेंगे, एरियल हैलाइड का मतलब जैसे यहाँ पे एरोमेटिक ले लीजिए, यहाँ पे Cl ले लीजिए, प्लस यहाँ पे Mg ले लीजिए, तो यहाँ पे भी ये जो है इंसर्ट करता है बीच में। हम लोग एरोमेटिक रिएक्शन में पढ़े थे, जब एल्किल हेलो एरियंस पढ़ रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि जो मैग्नीशियम होता है वो इंसर्ट करता है। तो कभी भी जब मैग्नीशियम से एल्किल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे वो इंसर्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RMgCl। तो RMgCl का मतलब सिंपली हम ये कर सकते हैं RMgX, RMgX। तो ये क्या है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना। यहाँ पे देखिए ये इंसर्ट करेगा तो यहाँ पे बन जाएगा ArMgCl, ये बन जाएगा ना ArMgCl। ओके, ये तो हमारा मैग्नीशियम का केस हुआ। लेकिन अगर हम कुछ यहाँ पे ले लें कुछ एक्टिव मेटल, जैसे फॉर विथ सोडियम, अगर हम सोडियम से रिएक्शन कराते हैं, सोडियम से रिएक्शन करा दीजिए, तो जब हम सोडियम से रिएक्शन कराते हैं तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे RCl प्लस 2Na, ये दो सोडियम से रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे प्लस ClR ये कर दीजिए, तो यहाँ पे सिंपली ये रिलीज करेगा, 2Na से निकल जाता है, ये दोनों एल्किल हैलाइड जुड़ जाते हैं, और सॉरी ये एल्किल ग्रुप आपस में जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे R लग जाएगा प्लस 2NaCl निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3Cl प्लस 2Na, हम ये ले लेते हैं, प्लस यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं ClCH3, तो यहाँ पे क्या होगा, एक 2NaCl निकल जाएगा और ये CH3CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, इसका मतलब बन जाएगा CH3CH3 एल्केन बन जाएगा प्लस 2NaCl बन जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये एल्केन प्रिपरेशन का मेथड भी है, एक तरह से ये हमारा एल्केन प्रिपरेशन का मेथड भी है। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, ओड्स रिएक्शन, ओड्स रिएक्शन, ओड्स रिएक्शन। कब, जब हमारा एल्किल हैलाइड सोडियम से रिएक्शन करेगा तब हमारा ओड्स रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये तो एक केस हुआ कि ये हो गया, अगर मान लीजिए हम सोडियम की जगह जिंक ले लेते हैं, सोडियम की जगह अगर जिंक ले लें, हाँ ये कंडीशन और कर सकते हैं हम लोग ओड्स रिएक्शन में। ये देखो ये एल्किल हैलाइड मेथिल क्लोराइड मेथिल क्लोराइड दोनों सेम है। अगर हम इसको डिफरेंट ले लेते हैं, अगर डिफरेंट ले लें, जैसे मान लो यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3Cl प्लस यहाँ पे 2Na ले लेते हैं, प्लस यहाँ पे हम एथिल क्लोराइड लेते हैं, मतलब ClC2H5, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है रिएक्शन करेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका CH3C2H5 ये बन जाएगा प्रोपेन, प्लस यहाँ पे 2NaCl निकल जाएगा, तो ये तो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, लेकिन हम ऐसा तो करते नहीं कि भाई हमने दो रिएक्टेंट ले लिया
और उसको पकड़ा है, 2 सोडियम बीच में रिएक्शन कर रहा है, वो तो मिक्सचर है। हम सब जो है पर्टिकुलर कंटेनर में रिएक्शन कराना है, तो कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो देखिए एक कंडीशन ये है कि ये दोनों आपस में रिएक्शन करें। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये अपने ही मॉलिक्यूल से रिएक्शन करें। ये जो मॉलिक्यूल्स है, हम देखिए ये वाला केस लेते हैं। एक तो ये केस है कि दोनों अलग अलग है तो उससे रिएक्शन कर जाए। दूसरा केस ये है कि ये अपने ही मॉलिक्यूल से रिएक्शन करे। जब अपने मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, देखो CH3Cl ऊपर वाला रिएक्शन प्लस 2Na प्लस Cl CH3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2NaCl निकल जाएगा, बन जाएगा क्या, एथेन CH3 प्लस 2NaCl, ये बन जाएगा। दूसरा केस ये है कि अगर ये आपस में रिएक्शन कर रहा है तो ये भी आपस में रिएक्शन कर सकता है, ये इसी पे अटैक कर सकता है। तो जब उसी पे अटैक करेगा तो देखो क्या हो जाएगा, C2H5Cl प्लस 2Na प्लस Cl C2H5, ये हो जाएगा। यहाँ पे 2NaCl निकल जाएगा, अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर बन रहा है ब्यूटेन C2H5 C2H5, ये 4 कार्बन का हो गया प्लस 2NaCl। इसका मतलब ये है कि अगर हम डिफरेंट लेते हैं, हम अगर डिफरेंट एल्किल हैलाइड ले लें, तब हमारा जो है मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। कौन कौन बनेगा, प्रोपेन भी बनेगा, एथेन भी बनेगा, ब्यूटेन भी बनेगा। इसका मतलब है कि ये अब ये बनेगा तो हमको इसको सेपरेट करना पड़ेगा, इसका मतलब बहुत सारे केमिकल्स यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जितना बनेगा नहीं उससे ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तो कोई भी रिएक्शन हम तभी कराते हैं जो इकोनॉमिकली हमारे लिए बहुत सुटेबल हो, और इकोनॉमिकली सुटेबल का मतलब है कि जो ओर्ज रिएक्शन होता है वो हमारा सबसे बढ़िया ये होता है कि जब हमारा सेम एल्किल हैलाइड हो। अगर सेम एल्किल हैलाइड होगा तो केवल और केवल एक प्रोडक्ट बनेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर हमारा डिफरेंट हो गया तो डिफरेंट होने का मतलब है कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हमारे लिए सुटेबल नहीं है। तो ये माइंड में रखना है कि अगर हमारा सेम ग्रुप है तो ओर्ज रिएक्शन बहुत सुटेबल है, अच्छा रिएक्शन माना जाता है। अगर डिफरेंट ले लेंगे तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा जो हमारे लिए ठीक नहीं है इकोनॉमिकली। पता लगा ये तीनों बना, तीनों को अलग अलग करने के लिए हमारा अलग से केमिकल यूज हो गया सेपरेट करने के लिए, जितना हमको ये मिलेगा नहीं उससे ज्यादा हमारा केमिकल वेस्ट हो जाएगा। तो ये इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। ये रिएक्शन अगर सेम ले लेते हैं तो दिस इज द बेस्ट मेथड ओर्ज रिएक्शन का, ठीक है। तो ये हमारा ओर्ज का केस हुआ। ध्यान में रखिएगा कि ओर्ज रिएक्शन हमारा सेम एल्किल हैलाइड के लिए एप्लीकेबल होता है, डिफरेंट एल्किल हैलाइड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि व्हाई ओर्ज रिएक्शन आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द डिफरेंट एल्किल हैलाइड। तो आपको ये माइंड में रखना होगा कि अगर डिफरेंट एल्किल हैलाइड लेंगे तो हमारा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, और उसके केस में ये इकोनॉमिकली सुटेबल नहीं है, इसलिए ओर्ज रिएक्शन हमारा डिफरेंट एल्किल हैलाइड के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक, ओके, ये हमारा ओर्ज रिएक्शन की बात हो गई। अब यहीं पे ये जो सोडियम हम लिए हैं, सोडियम की जगह जिंक ले लीजिए। सोडियम की अगर जगह जिंक ले लेते हैं तो जैसे मान लीजिए CH3Cl है और यहाँ पे जिंक ले लीजिए, प्लस यहाँ पे ClCH3 ले लीजिए, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ZnCl2 निकल जाएगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH3 प्लस ZnCl2 बन गया। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रैंकलैंड। क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड। देखो ध्यान से देखना, बहुत थोड़ा डिफरेंस है। अगर सोडियम है तो ओर्ज रिएक्शन है, अगर सोडियम की जगह जिंक हमने कर दिया तो फ्रैंकलैंड हो गया। अब ये जो सोडियम है, सोडियम को सोडियम रहने दीजिए, हम एल्किल हैलाइड को एरोमेटिक कर देते हैं। एरोमेटिक का मतलब बेंजीन रिंग दोनों जगह ले लेते हैं, और जब बेंजीन रिंग दोनों जगह ले लेते हैं तो हमारा C6H5Cl प्लस 2Na प्लस Cl C6H5 ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा NaCl निकल जाएगा, हमारा दोनों बेंजीन जुड़ जाएगा, मतलब डाइबेंजीन बन जाएगा। C6H5 बाइफिनाइल C6H5 प्लस 2NaCl। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिटिक। क्या बोलते हैं, फिटिक रिएक्शन। ठीक है, फिटिक। अगर हमारा दोनों एरोमेटिक कंपाउंड हो गया सोडियम के साथ, यहाँ पे दोनों एल्किल ग्रुप था तो अब हमारा ओर्ज था, यहाँ पे दोनों एरोमेटिक हो गया तब ये फिटिक हो गया। अब इसमें से एक एरोमेटिक लेते हैं, एक एल्किल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एरोमेटिक हो गया C6H5, यहाँ Cl है, प्लस यहाँ पे 2Na हो गया, और यहाँ पे हम ले लेते हैं एल्किल हैलाइड मतलब ClCH3। अब देखो ये हमारा एरोमेटिक है, ये हमारा एल्किल है। अब ये जो है जब रिएक्शन करेंगे तो अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या था, फिटिक,
इसके अकॉर्डिंग क्या था, ओड्स। इसका मतलब यहाँ पे हमारा टॉलुइन बनता है C6H5CH3 प्लस 2NaCl निकलेगा। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, इसके अकॉर्डिंग एरोमेटिक के अकॉर्डिंग क्या था, फिटिक। एल्किल हैलाइड के अकॉर्डिंग क्या था, ओड्स। इसका मतलब अब इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ओड्स फिटिक, ओड्स फिटिक रिएक्शन, ओड्स फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो सोडियम है, सोडियम की जगह हम क्लोरीन की जगह आयोडीन ले लें, क्लोरीन की जगह आयोडीन, है ना, क्लोरीन की जगह आयोडीन ले लेते हैं। यहाँ पे जो फिटिक रिएक्शन में क्लोरीन की जगह आयोडीन ले लें और सोडियम की जगह कॉपर, तब क्या हो जाएगा हमारा C6H5I प्लस Cu प्लस I C6H5। सेम कंडीशन, यहाँ पे CuIT बनेगा, दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे, यहाँ पे बन जाएगा C6H5 प्लस CuI2। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं अल्मान रिएक्शन, अल्मान रिएक्शन। ये अब देखो, ये जो इतना रिएक्शन है इसमें देखो बहुत थोड़ा डिफरेंस है, बहुत थोड़ा डिफरेंस है। अगर हमारा एल्किल हैलाइड है, अगर एल्किल हैलाइड है, सोडियम है, तब हमारा जो है ओज रिएक्शन कहलाएगा। अब एल्किल हैलाइड की जगह, एल्किल हैलाइड हो, सोडियम की जगह जिंक कर देते हैं, जिंक कर देंगे तो फ्रैगनेंट हो जाएगा। अगर दोनों एरोमेटिक हो जाएगा सोडियम के साथ तो फिटिक हो जाएगा। एक एरोमेटिक एक एल्किल तो ओज फिटिक हो गया। और कॉपर के साथ आयोडाइड कंपाउंड ले लेंगे तो हमारा अल्मान रिएक्शन हो जाएगा। कहने का सेंस ये है कि देखो केमिस्ट्री ऐसे ही पढ़नी चाहिए, आप कोरिलेट करो एक दूसरे को जोड़ो कि क्या डिफरेंस है, इसको कैसे हम याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 नेमिंग रिएक्शन आप जो है जस्ट 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 5 नेमिंग रिएक्शन आपका क्लियर है। और ये कभी भी भूलेगा नहीं, अगर आप इस तरह से आप इसको पढ़ लेते हो तो जीवन भर, चाहे जब तक आप पढ़ो, ये कभी भूलेगा नहीं कि यहाँ पे इतनी माइन्यूट चेंजेज हो रही है। दोनों एल्किल सोडियम ओर्ज हो गया, दोनों एल्किल जिंक ट्राइक्लैंड हो गया, दोनों एरोमेटिक सोडियम फिटिक हो गया, एक एरोमेटिक एल्किल ओर्ज फिटिक हो गया, आयोडाइड कंपाउंड कॉपर हो गया, अल्मान रिएक्शन हो गया। तो ये थोड़ी छोटी चीजें माइंड में रखनी है और आराम से, बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी होता है, बस कोरिलेट करेंगे आप एक दूसरे से, इजीली क्लियर होता जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा जो है एल्किल, जो कह सकते हैं कि एल्किल हैलाइड के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे, वो हमारा ये एक पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। जो बचा था ये हमारा रिएक्शन है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग थी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ये सब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आ जाता है, इसलिए हम लोगों को सभी चीजें जानना जरूरी है। ठीक है। तो ठीक है, आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए और अपने दोस्तों को भी प्रेफरेंस देते रहिए, ताकि हमारी वीडियो सब तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है। और जो भी आपको कुछ कमेंट देना है, कुछ पॉजिटिव फीडबैक देना है, नेगेटिव फीडबैक जो भी है आपको, वो कमेंट में लिखना ना भूलें। अगर कमेंट में लिखेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि हम कहाँ पे हमको और करेक्ट कर सकते हैं, या ठीक है, जो भी चीज़ें हैं आप कमेंट में लिखना जरूर ना भूलें। ठीक है। ओके, थैंक यू।